नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञात और अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, क्या निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है सरकार? क्या निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है सरकार? ये टॉपिक लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हाल ही के दिनों में हर न्यूज़पेपर में ये खासा चर्चा में चल रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद इस पे इसकी एक नई व्याख्या तैयार हुई। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है मामला, क्या कहता है कानून, कोर्ट का इस पे क्या निर्णय रहा और आज तक ऐसे कौन कौन से फैसले हुए, आज तक ऐसे कौन कौन सी जो रिटें लगी या जो याचिकाएं दायर की गई, उनके बारे में हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति का जो अधिग्रहण है, उचित प्रक्रिया के बाद ही, उचित प्रक्रिया के बाद ही संपत्ति का अधिग्रहण हो सकता है। किसने कहा दोस्तों? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चर्चा में क्यों क्यों चर्चा में है? सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि अगर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, अगर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो निजी संपत्ति का अधिग्रहण क्या माना जाएगा? अवैध। अगर आपने उचित प्रक्रिया का, जो संवैधानिक प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया है तो आपकी निजी संपत्ति का जो अधिग्रहण है वो माना जाएगा वैध। चाहे वो सरकार ही निजी संपत्ति का अधिग्रहण क्यों ना करे, उसे भी क्या करना पड़ेगा? उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। किसने कहा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने। मामला क्या है? क्या है दोस्तों यह मामला? कोलकाता नगर निगम ने कोलकाता हाई कोर्ट की एक कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, और जिसको कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कर दिया दोस्तों? खारिज कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये याचिका दायर की। मामला क्या था? मामला था, जो कोलकाता हाई कोर्ट ने बताया कि ये मामला था कि एक कोलकाता नगर निगम द्वारा एक पार्क का निर्माण किया जा रहा था, और जो क्या था, किसी की क्या थी दोस्तों? निजी संपत्ति थी। क्या थी? निजी संपत्ति की, निजी संपत्ति थी। तो उसके अधिग्रहण को कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कर दिया दोस्तों? रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का मानना था कि कोलकाता नगर निगम के पास संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई शक्ति नहीं है, ना ही कोई उन्होंने उचित जो प्रक्रिया है उसको अपनाया है। इसलिए इसको क्या कर दिया? कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अहम डिसीजन लिया और क्या कहा? न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा जी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार जी की पीठ ने ये फैसला लिया, और इस अपील को जो इन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट ने, जो नगर निगम ने लगाई थी, उसको क्या कर दिया दोस्तों? फिर से खारिज कर दिया, और कहा कि जो निजी संपत्ति को हासिल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया जो संविधान के अनुच्छेद 301 ए या क में है, उसे संपत्ति के अधिकार का क्या है? हिस्सा है। वो उसकी संपत्ति के अधिकार का क्या है दोस्तों? हिस्सा है। वो प्रक्रिया है, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? अपनाना ही पड़ेगा। और इसका पालन किए बिना, उस प्रक्रिया का पालन किए, जो 300 जो ए में जो प्रक्रिया, अगर उसका आपका पालन नहीं किया तो आपका क्या है? आप किसी की अधिग्रहण कानून के अधिकार के क्या होगा? वो मामला बार होगा, और आपका अधिग्रहण क्या है दोस्तों? वैध नहीं माना जाएगा। और अदालत ने को जो कोलकाता नगर निगम है उसको 60 दिन के भीतर लागत रूप में जो 5 लाख रुपए का भुगतान करने का भी क्या दिया? आदेश दिया। सामने वाली पार्टी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, नगर निगम को लगाया कि आप सामने वाली पार्टी को 5 लाख रुपए भी दोगे। तो क्या है ये प्रक्रिया? 7 बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की निजी संपत्ति को क्या कर रही है दोस्तों? अधिग्रहण कर रही है। जो अनुच्छेद 301 में भूमि मालिक को प्रदान की गई है, भूमि मालिक को प्रदान की गई है 301 एक अगर उसकी निजी संपत्ति है, अगर उसकी निजी संपत्ति है तो ये 7 बुनियादी बातें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई सरकार या कोई निकाय किसी की निजी संपत्ति को अधिग्रहण करता है तो उसे उसको क्या देना पड़ेगा दोस्तों? नोटिस देने का अधिकार। वो उसको क्या देगा? नोटिस देगा। और क्या देगा दोस्तों? उसकी जो आपत्तियां हैं, जो मालिक की आपत्तियां हैं, उनको क्या है? सुनेगा। और क्या करेगा दोस्तों? और जो निर्णय, कोई भी ऐसा निर्णय है जो वो ले रहा है, उसके बाद पहले क्या है? मालिक को क्या करेगा? कोर्ट में भी कोई निर्णय हुआ उसको क्या करेगा? मालिक को क्या करेगा दोस्तों? सूचित करेगा। और
जो अधिग्रहण है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए, कि जैसे पार्क बनाना एक सार्वजनिक उद्देश्य ये हो सकता है, लेकिन ये किसी का निजी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, किसी की निजी संपत्ति को हनन करने का। और नागरिकों को क्या मिलना चाहिए दोस्तों? उचित मुआवजा। जो वहाँ की डीएलसी वगैरह, जो डीएलसी रेट है, जो डीएलसी रेट चल रहा है, उस रेट से उसको क्या देना चाहिए? मिनिमम उसको क्या देना चाहिए? उस रेट का तो मुआवजा देना ही चाहिए। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो संपत्ति का अवैध अधिग्रहण से पहले क्या इन सबकी क्या करनी? अनुपालना की जानी चाहिए, जो ऊपर नियम है। और प्रक्रियाओं का अनुपालना न करने पर अधिकार का क्या होगा दोस्तों? उल्लंघन होगा। अगर आपने ये प्रक्रिया नहीं अपनाई, ये प्रक्रिया अगर नहीं अपनाई और आपने सीधा अधिग्रहण कर लिया, तो वो क्या है? वैध नहीं माना जाएगा। यही मामला था किसका दोस्तों? कोलकाता नगर निगम का। क्या है संपत्ति का अधिकार दोस्तों? बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। तो क्या है संपत्ति का अधिकार? जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्ष 1978 में 44 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको क्या किया गया दोस्तों? पहले यह क्या था? मूल अधिकार में था। पहले किस में था दोस्तों? मूल अधिकार में था। और उसके बाद इसको क्या बना दिया? विधिक कानूनी अधिकार क्या बना दिया। और इस संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31(1) में था, और उसको बाद में किस में जोड़ दिया गया? 301 क के तहत इसको क्या बना दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार। क्या है 300 क या ए क्या है? 301 के अनुसार राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया या विधिक प्रक्रिया का पालन करना क्या है? आवश्यक है। अगर ये कहता है कि अगर राज्य स्टेट अगर किसी की निजी संपत्ति को क्या अधिग्रहित करता है, तो उसको क्या है? उचित प्रक्रिया का क्या पालन करना ही पड़ेगा। उचित प्रक्रिया एवं विधि के अधिकार के अतिरिक्त, उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार के अतिरिक्त व्यक्ति की संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अगर उचित प्रक्रिया से काम हो रहा है, या उसके जो विधि का अधिकार है उसके तहत अगर काम हो रहा है, तो इन दो के अलावा कभी भी आप किसी की संपत्ति को उससे क्या है? वंचित नहीं कर सकते। क्या है ऐसे? पहले कौन कौन से मामले हुए जिसपे संपत्ति को लेकर क्या हुए? संपत्ति को लेकर क्या हुए? कोर्ट में क्या हुई? याचिकाएं दायर की गई। ऐसे जो मुख्य मामले, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में एक मामला हुआ, जिसमें न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम 1949 को क्या माना? संविधान के बराबर माना। किसके बराबर? और संविधान के बराबर माना। और उन्होंने कहा कि राज्य के जो लोक व्यवस्था के लिए अगर किसी की संपत्ति को कब्जा भी करना पड़ जाए, तो वो क्या है? मद्रास लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम 1949, अगर उसके तहत अगर आप किसी की संपत्ति को कब्जा करते हो, तो वो क्या है? वैध है। क्या है? वैध है। लेकिन ये किसके लिए होना चाहिए? लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार का जो मैटर हुआ, बहुत ही फेमस मैटर है और इसके बारे में पूछते ही रहते हैं। 1980 में हुआ। इस मामले में न्यायालय ने संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने वाले संशोधन को बरकरार रखते हुए, जो मूल अधिकार को जो समाप्त किया था, उस संशोधन को बरकरार रखते हुए, भले ही संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन एक क्या, ये कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि भले ही क्या ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन क्या ये संवैधानिक अधिकार है। इसलिए अगर मैंने आपको बताया कि विधि और जो उचित प्रक्रिया है, उसके अलावा आप क्या है, किसी को उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। ये 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के मामले में भी ये कहा गया। जिल्लू भाई नाना भाई खाचर बनाम गुजरात राज्य 1995 में एक मैटर हुआ। इस मामले में न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार संविधान के आधारभूत जो संरचना सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। इन्होंने कहा था कि जो इनकी जो संपत्ति है, इन्होंने ये रिट याचिका दायर की थी कि जो इस मैटर में कि इनकी जो संपत्ति है वो उनसे क्या है, निजी संपत्ति, और वो उनसे ली जा रही है। वो उनसे क्या करी जा रही है दोस्तों, ली जा रही है। जिसके तहत क्या है कि उनका जो इन्होंने हवाला दिया कि ये जो संविधान की जो मूल संरचना है या जो आधारभूत संरचना है, उसका हिस्सा है कौन सा, संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको इन्होंने क्या अवैध माना। संपत्ति का अधिकार क्या है, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। ये था मामला जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।